सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साप्ताहिक विशेषांक राजस्थान करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण कड़ी के अंदर आज देखते हैं 5 नवंबर को कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो आप लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। प्रश्न शुरू करें उसकी शुरुआत करने से पहले एक बात करते हैं कि वर्तमान में आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है। तो आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर अपने लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज का जो दिवस है पहले उसकी बात करते हैं क्लास शुरू करने से पहले। तो आज का जो दिवस है वो है विश्व सुनामी दिवस। विश्व सुनामी दिवस। विश्व सुनामी दिवस लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने तथा सभी प्रकार की जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हैं चाहे केंद्र सरकारें हैं, विश्व के अंदर अनेक प्रकार के जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे पहले सचेत होने के लिए जितनी भी प्रकार की कार्यवाही करी जाती है उन्हीं के संदर्भ के अंदर 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करें और देखते हैं कि आज पहला प्रश्न कौन सा है राजस्थान से संबंध में। चलिए पढ़ते हैं। हाल ही में ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो की आयोजन उसका कहां पर किया गया। ग्रेन का मतलब आप अनाज से समझ सकते हैं और वर्तमान में यूएन के द्वारा मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है जिसके लिए 2023 का वर्ष नियुक्त किया है और इसके अंदर बाजरे को सबसे प्रमुख प्रधानता दी गई है। तो बाजरा मोटे अनाजों के अंदर ही शामिल होता है और बाजरे का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर सके उसी के संदर्भ के अंदर सारी चीजें अभी वर्तमान में यूएन के द्वारा की जा रही हैं और भारत भी उसके अंदर बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान के अंदर ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो कहां पे इसका आयोजन कहां किया गया। तो इसका आंसर जो है वो होगा बीकानेर। चलिए बीकानेर के बारे में कुछ और अन्य चीजें जान लेते हैं कि अनाज के तौर पे तो देखा ही जा रहा है, इसके अलावा वहां पे एग्रो फूड पार्क अभी वहां पे प्रस्तावित है। तो एग्रो फूड पार्क के जरिए भी वहां पे अनाजों को सहेजने का, इसके अलावा फल सब्जियों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कह सकते हैं किसानों को और ज्यादा उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए एग्रो फूड पार्क राजस्थान के अंदर ऑलरेडी पहले से 4 स्थापित किए गए थे जिसके अंदर अलवर, जोधपुर, गंगानगर और कोटा, ये 4 प्रकार के यहाँ पे एग्रो फूड पार्क ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने लगा दिए थे। लेकिन 5वां यह कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो प्रस्तावित है वो एग्रो फूड पार्क बीकानेर में भी प्रस्तावित है। इसके अलावा वहां पर गैस आपूर्ति की पाइपलाइन भी वर्तमान में वहां पर चल रही है और प्रस्तावित थी और वर्तमान में उसका कार्य भी चल रहा है। तो बीकानेर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और बीकानेर किस किस चीजों के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर ऊन उत्पादित कोई जिला करता है उसमें भी बीकानेर का ही नाम आता है और बीकानेर के अंदर ऊन मंडी भी है और सबसे ज्यादा वहां पे कल कारखाने या छोटी जो मिलें हैं वो भी वहीं भी संचालित है। तो ये आपने देखा। इसके अलावा बीकानेर में और कौन कौन सी चीजें। राज्य अभिलेखागार जो है राजस्थान का वो भी कहां पर स्थित है, वो भी बीकानेर में ही स्थित है। स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1955 में। कहां पर हुई, जयपुर में हुई। स्थानांतरित कब किया गया, 1963 में। कहां पर किया गया, बीकानेर में किया गया। राजस्थान भाषा एवं साहित्य अकादमी जो 1983 के अंदर स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना की गई थी 1983 में, वो भी कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो आपने एक प्रश्न के जरिए कितने सारे फैक्ट्स आप लोगों ने जाने। तो इसका जो आंसर चला जाता है वो चला जाता है बीकानेर में कि हाल ही के अंदर ग्रेन इंडस्ट्री का एक्सपो वहां पर आयोजित किया गया था। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 2। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने के लिए हाड़ौती का पहला पावर प्लांट राजस्थान में कहां पर इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। जब हाड़ौती की बात ही हो रही है तो हम जान सकते हैं कि सारे के सारे पूरे के पूरे जिले कौन से, हाड़ौती वाले ही हैं। अब हाड़ौती के अंदर देखा जाए तो बूंदी इसका आंसर होगा और राज्य का धान का कटोरा किसको कहा जाता है, बूंदी को ही कहा जाता है। बात करें अगर राजस्थान के अलावा तो बात हो ही रही है कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य जिसको धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर बताता चलूंगा आपको। इसका आंसर जाता है छत्तीसगढ़।
भारत का जो धान का कटोरा, धान किसको कहा जाता है? चावल को कहा जाता है। और चावल का जो है कटोरा भारतवर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और धान वर्तमान में भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अन्न है, उसके अंदर धान भी शीर्ष उन अन्नों के अंदर आता है जिसका सबसे ज्यादा व्यक्ति उपभोग करते हैं। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है बूंदी। अगर अनाज के रूप में अगर देखा जाए कि अनाज का कटोरा किसको कहा जाता है, राजस्थान के किसी जिले के बारे में बात करी जा रही है, तो उसका नाम है गंगानगर। गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा अनाज का कटोरा कहा जाता है, जिसके अंदर विशेषकर गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा कौन सा? फोर्टिफाइड चावल के लिए। और चावलों की किस्मों के बारे में करें तो दो बात कर लेते हैं उसके बारे में। माही कंचन और माही धवल दोनों ही किस्में चावल की है। लेकिन फोर्टिफाइड चावल के बारे में बात हो रही है, तो फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, गुणवत्ता युक्त होता है और ज्यादा उत्पादन देने वाला भी होता है। इसी के लिए एक बहुत बड़ा पावर प्लांट वहां पे जो है वो लगाया गया। तो इसका आंसर चला जाएगा बूंदी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के क्लब, या कह सकते हैं बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, क्रिकेट क्लब है और आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जिस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं उनके अंदर अलग अलग गवर्निंग बॉडी के तौर पे वहां पे अध्यक्ष को चुना जाता है। संदर्भ में इसी में सवाल पूछा जा रहा है कि बॉक्सिंग के अध्यक्ष वर्तमान में किसको चुना गया? इसका आंसर जाने वाला धीरेन्द्र चौधरी को। और विबल को जो विभाग बोले तो उनके बारे में बताऊं कि वर्तमान के अंदर वार्षिक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के क्या है वो अध्यक्ष है। इससे पहले वीरेंद्र पुनिया की बात करें तो ये कृष्णा पुनिया के हस्बैंड है। अब कृष्णा पुनिया कौन है? डिस्कस थ्रोअर है और उन्होंने ओलंपिक के अंदर भाग भी लिया हुआ है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने भाग लिया। और अभी वर्तमान में वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा भी है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर चला जाने वाला है वो जाने वाला धीरेन्द्र चौधरी, जो बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं और वर्तमान में उनको बॉक्सिंग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी 12/3/2021 को अमृत कलश यात्रा प्रारंभ की गई केंद्र स्तरीय लेवल पे और 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन किया गया। जो देश के विभिन्न 2,35,000 ग्राम पंचायतों के अंदर इस अमृत कलश जो यात्रा थी ये वहां पे चल रही थी और इसका जो समापन किया गया वो किया गया आजादी के 75वें वर्ष। आजादी के जो 75वां वर्ष जो था जिसको अमृत काल के तौर पे मनाया जा रहा है, उसी के संदर्भ के अंदर ये यात्रा निकाली गई थी और इसका समापन किया गया 31 अक्टूबर 2023 को। सवाल पूछा जा रहा है कि मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर जाता है वो जाता है तीसरा। अब जान लेते हैं कि पहला और दूसरा स्थान किसको मिला। तो पहला स्थान मिला वो मिला J&K को, जम्मू एंड कश्मीर को, जबकि दूसरा स्थान किसको मिला? उसका नाम है राज्य का गुजरात। और थर्ड नंबर पे जो प्लेस किया जो राजस्थान रखता है उस राज्य का नाम है अपना राजस्थान। तो आपने अमृत कलश यात्रा के बारे में जाना, मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में जाना और अभी आजादी के जो 75 साल जो पूर्ण हुए थे उसके बीच में आजादी का अमृत महोत्सव भी पूरे साल भर मनाया जा रहा था और 12 मार्च 2021 को इसकी शुभारंभ करी गई थी और जब इसका समापन किया गया वो 31 अक्टूबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका समापन किया और उसके बाद में जो स्टेट जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्दा तरीके से काम करा उनको वहां पे पारितोषिक के तौर पे उनको इनाम भी दिया गया। वर्तमान में हमारी जो राजस्थान की सीएस है, सीएस का नाम है उषा शर्मा। तो उषा शर्मा जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि वो राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पे गई थी, राज्य प्रतिनिधि के तौर पे गई थी और वहां से इनको थर्ड जो प्लेस जो राजस्थान ने स्थान जो प्राप्त करा था उसके लिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार किसका था? राजस्थान का था। तो हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे बनाया गया? वर्तमान के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा अभी देखा जा रहा है कि सेना से जुड़े हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसके अलावा
रक्षा उत्पाद और सैन्य सामग्री से भी सवाल ज्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के बारे में। राजस्थान के अंदर एक ही कमान है जिसको कहा जाता है सप्तशती कमान। ये भारत की 7वीं कमान थी। कौन सी कमान थी? 7वीं कमान थी। इसका मतलब मैं आपको 6 और बताने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। भारतवर्ष के अंदर जो 6 कमान है वो और कहां है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले पूर्वी कमान, पूर्व शुरू करते हैं। पूर्वी कमान है कैलकाटा में। बात अगर करते हैं फिर दक्षिणी कमान की, तो दक्षिणी कमान अपन करते हैं पुणे के अंदर, जो वेस्टर्न कमांड है। अब आ जाते हैं साउथ वेस्ट कमांड। साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी कमान कहां है? जयपुर में है। और लास्ट के अंदर 2005 के अंदर ये बनी थी। चलते हैं सेंटर कमांड। सेंटर कमांड है कहां पर? ये है लखनऊ में। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं कौन सी? पश्चिमी कमान। वेस्टर्न कमांड का है, ये है चंडी मंदिर। चंडी मंदिर को कुछ दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आता है कौन सी? उत्तरी कमान। तो उत्तरी कमान है वो कौन सी है? उधमपुर में है। एक कमान कौन से? ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड कहां पे? ये है शिमला में। इस प्रकार आपने इस प्रश्न के द्वारा जानिए कि पूरे भारतवर्ष के अंदर वर्तमान में 7 कमान संचालित है। हालांकि इंटीग्रेटेड एक कमान और बनाने जाने की भी कवायद चल रही है। और जो इंटीग्रेटेड जो कमांड बनेगी, जिसके अंदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों काम करेंगी, और संयुक्त तौर पे इसका जो हेडक्वार्टर बनने वाला है वो भारत का पहले बनने वाला है कहां पर? जयपुर में बनने वाला है। तो ये भी आपने जाना। चलिए, तो इसके जो अभी वर्तमान के अंदर दक्षिणी पश्चिमी कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल वो कौन है? उनका नाम है धीरज सेठ। धीरज सेठ है, उनको वर्तमान के अंदर सप्तशती कमांड जो जयपुर में स्थित है उसका उनको कमांडिंग इन अफसर इन चीफ उनको बनाया गया है। चलिए, सेना के बारे में कुछ अन्य चीजें भी जान लेते हैं। वर्तमान में आर्मी के चीफ कौन है? तो उनका नाम है मनोज पांडे। नेवी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें तो इनका नाम है आर हरि कुमार। और एयरफोर्स की बात करें तो इनका नाम है वीरेंद्र चौधरी। ये तो आपने जाने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की बात। लेकिन बात मैं आपको बता रहा हूं कौन सा? सीडीएस के बारे में। भारत के जो प्रथम सीडीएस थे उनका नाम था जनरल, कह सकते हैं पहले उनको बोला जाएगा रिटायर्ड जनरल विपिन रावत। भारतीय इतिहास के जो सीडीएस पहले बने उनका नाम था सीडीएस प्रथम जनरल विपिन रावत। चलिए, उसके बाद में वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, आगे आप रिटायर्ड लगा सकते हैं उनके आगे, और अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस के पद पर कार्यरत है। इनकी हम सब लोगों को पहले पता है कि सीडीएस जो पहले थे भारत के जनरल विपिन रावत, उनकी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारे सवाल आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाने, तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है धीरज सेठ। अगर ब ऑप्शंस को देख रहे हैं तो आलोक राज भी थोड़े अभी वर्तमान में चर्चाओं में रहे हैं। और चर्चाओं में क्यों रहे हैं? कि वर्तमान में राजस्थान RSSMB बोर्ड, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? मेजर जनरल आलोक राज रिटायर्ड। उनको इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल मोमासर उत्सव कहां पर आयोजित किया जा रहा है? आयोजन हो गया है उसका। चलिए, मोमासर जो है वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। वहां पे राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल वहां पे आयोजित किया गया हाल ही के दौरान। तो वहां पे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, ये कह सकते हैं सभी प्रकार के जो जिले से कलाकार पधारे थे, उन्होंने वहां पे अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करा। इसके अलावा आपको मैं एक बीकानेर के बारे में और चीज बताता चलूं कि यहाँ पे उष्ट्र जो अगर है संस्थान है वो कहां पर है? वो बीकानेर के अंदर ही है। उष्ट्र संस्थान है वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर ही है। तो वर्तमान में यहाँ पर सबसे बड़ा कल्चरल जो फेस्टिवल है मोमासर उत्सव वहां पर मनाया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रदूषण कम करने, वनों को बचाने और बीमारियों से बचने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उदयराज चूल्हा बनाया है? सभी की समस्या है कि प्रदूषण को कम करा जाए। इसके अलावा वनों से जो लोग लकड़ी काट करके और फिर चूल्हे जलाते हैं, और जिसकी वजह से धुआं तो होता है, प्रदूषण तो होता ही होता है, इसके साथ में वनों की कटाई की वजह से हमारा
वनों का जो कह सकते हैं आच्छादित जो प्रतिशत है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसी के संदर्भ में एक नई इनोवेशन टेक्निक लाई गई है और इसको उदयराज जो चूल्हा है उसके नाम से इसको जाना जा रहा है। पूछा जा रहा है कि ये किसने इसकी शुरुआत करी है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता चलूं। इसका आंसर है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। उसने इस इनोवेशन के जरिए उदयराज चूल्हे को बनाया है। हाल ही के दौरान केशवानंद जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ये चर्चाओं में और भी रहा था। किसके लिए ये रहा था? महाराणा प्रताप की नगरी है उदयपुर। प्रताप संकर किस्म किसकी? मक्के की। प्रताप किस्म 6, ये मक्के की किस्म है और ये भी इन्होंने अनुसंधान के जरिए इसकी पौध तैयार करी, इसका बीज तैयार किया जो ज्यादा उन्नत किस्म का होगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला होगा और कम से कम इसमें क्या लगेंगी? बीमारियां लगेगी। तो ये जो नई चीज इजाद करी है वो किसने करी? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर ने। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मीणा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री के लिए पहली बार किस राजस्थानी फिल्मकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? भारत के लिए या कह सकते हैं आदिवासियों के लिए और राजस्थान के लिए बड़ी गौरव वाली बात की इस कैटेगरी के अंदर पहली बार मीणा जनजाति पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को क्या दिया गया? यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है। आंसर चला जाता है इसका सुरुचि शर्मा। 69वें पुलिस जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनके बारे में भी कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं। तो जो 69वां अभी वर्तमान में पुरस्कार फिल्म फेस्टिवल से जो संबंधित था इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं कि कौन कौन इसके बने। तो द पुष्पा राइज एक बहुत मूवी अच्छी आई थी और सब लोगों के जुबान पे एक गाना था और उसी के संदर्भ के अंदर ये जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया जाए। पुष्पराज के जो एक्टर थे उनका नाम था अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन को उनके अभिनय के लिए जिन्होंने पुष्पा राइज में काम करा था उसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। अगर बात अभिनेत्रियों की कर ली जाए तो यहाँ पे कृति सेनन भारतीय अभिनेत्री हैं, उनको मिमी मूवी के लिए, मिमी मूवी आई थी उनके लिए उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बार ये संयुक्त पुरस्कार दिया गया था यहाँ पे आलिया भट्ट को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पिक्चर का नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी में उनके उम्दा अभिनय को देखते हुए इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। मैं एक चीज और आपको बताता चलूं साथ में, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सह कलाकार, इसका पुरस्कार भी जीता किसने? पंकज त्रिपाठी ने। पंकज त्रिपाठी का संबंध भी मिमी मूवी से ही था जहां पे उन्होंने अभिनय करा था, उसकी वजह से उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सह कलाकार के तौर पर उनको इस पुरस्कार से उनको नामित किया गया। चलिए जान लेते हैं। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है सुरुचि शर्मा। राजस्थान की बात हो रही थी लेकिन 69वें फिल्म पुरस्कारों की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ सारी और चीजें भी जानी। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं कि दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कारों में देखा जाए तो दादा साहब फाल्के अवार्ड को कौन भूल सकता है और सबसे बड़ा पुरस्कार है अगर देखा जाए अभिनेताओं का अभिनेत्रियों का फिल्म के बारे में दिया जाता है। इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दादा साहब फिल्म पुरस्कार जो दिया गया वहीदा रहमान जी को। भारतीय सिनेमा की वेटरन अभिनेत्री हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल्स ऑन व्हील्स पहल सबसे पहले किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई? हम सिर्फ इतना जानते हैं पहले कि पैलेस ऑन व्हील ये एक ट्रेन है जिसके अंदर हम पर्यटकों को राजस्थान का पूरा क्या करवाते हैं? भ्रमण करवाते हैं। लेकिन ये तो था पर्यटन से संबंधित, लेकिन अभी बात हो रही है स्किल से संबंधित और इसके लिए भी राजस्थान ने फिर अगेन बाजी मारी है। तो इसका जो आंसर जाने वाला है राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की एक मुहिम चलाएगी। इसका जो नाम है वो कौन सा है? इसका नाम है स्किल्स ऑन व्हील्स। तो ये जो पुरस्कार जो जाता है या इसकी शुरुआत करने वाला जो राज्य जाता है उसका नाम है राजस्थान। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पढ़ते हैं। हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नवाचार के रूप में कौन सा नए ऐप का वर्चुअली क्या किया? लॉन्च किया है।
तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सहज भीलवाड़ा। सहज भीलवाड़ा एक अभियान है, और भीलवाड़ा जो है उसको हमने कोरोना के अंदर भी देखा। तो कोरोना के अंदर अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए कि भीलवाड़ा मॉडल, तो भीलवाड़ा मॉडल भी कोरोना का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। वहां के कलेक्टर साहब ने सबसे कह सकते एक उम्दा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोरोना को ट्रैक आउट करना, पेशेंट्स को अलग अलग रखना और हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के लिए इस प्रकार का अभियान भी उन्होंने छेड़ा था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अभी वर्तमान के अंदर अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें राजस्थान की, तो उनका नाम है मधुकर गुप्ता। वर्तमान में मधुकर गुप्ता राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। गौरतलब यह है कि 25 नवंबर 2023 को राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यद्यपि अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, उनकी तारीख भी अलग अलग है। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। और अन्य राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि हमारा ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में तेलंगाना और हो गया मिजोरम। यहां पे भी निर्वाचन आयोग ने चुनावों की अधिसूचना जारी करी है। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाने। अभी अगर बात भारत की करी जाए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनका नाम क्या है, राजीव कुमार है। इसके अलावा 2 अन्य आयुक्त भी होते हैं, वो भी यहाँ पे काम करते रहते हैं। तो 1+2 इनकी संख्या है। एक का नाम अरुण कुमार है और दूसरे का नाम है अनूप चंद्र पांडे। ये दोनों आयुक्त भी वहां पर हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। जालोर और सांचौर को जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। यद्यपि सभी राज्य के जो जिले हैं उनके कलेक्टर, वहां का प्रशासन लोगों को मतदान स्थल तक ले जाने के लिए भरसक प्रयास करता रहता है। और इसी इनोवेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए अभी वर्तमान में बाल हट अभियान, जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को खाने पीने के लिए या अपनी चीज मांगने के लिए जिस प्रकार का हट करता है, उसी हिसाब से प्रशासन ने आग्रह किया है कि आप भी मतदान दिवस पर ज्यादा से ज्यादा अधिक जा करके और अपने मतदान का जो अधिकार है उसका ज्यादातर आप क्या करें, उसका उपयोग करें, जिसकी वजह से आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन करके और विधानसभा में पहुंचा पाए। चलिए इसका जो आंसर चला जाता है वो बाल हट अभियान है। और वर्तमान में आप सांचौर को देख रहे हैं, तो अभी जो 50 जिले शुरू में बने थे, कह सकते हैं 17-19 थे, प्लस 2 हो गए तो 17 ही उनको काउंट किया गया था। प्लस में भी 3 और जिले बनाए थे, जिसके अंदर पहली वाली जो लिस्ट आई थी उसके अंदर सांचौर को भी वर्तमान में जिला बनाया गया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पावर प्लांट कहां पर लगाया गया है। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है भरूखीरा गांव, बीकानेर। तो बीकानेर के अंदर विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया पावर प्लांट कहां पे लगाया गया है, यहां पे लगाया गया है। यहां पर सौर ऊर्जा के भी बहुत बड़े प्लांट अभी यहां पे लगाए गए हैं, जिससे सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी की बात अभी विश्व के अंदर सब जगह चली रही है। ग्रीन एनर्जी की वजह से सबसे कम आपको प्रदूषण देखने को मिलता है और सस्ती और सुलभ आपको वहां पे बिजली भी मिलती है। और उसी के संदर्भ के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन, जहां पे जिन उद्योगों को वहीं पे अगर सोलर पावर की या कह सकते इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी उसको वहीं पे मुहैया करा दी जाएगी इन इंडस्ट्री या फिर जो पावर प्लांट्स हैं वहां पे इनके जरिए। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है बरूखीरा गांव, बीकानेर। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पढ़ाई शुरू होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बार बार बात हो रही है और ये एक प्रतीकात्मक तौर पे देखा जाए तो एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके जरिए हम कम समय में एक अच्छे नवाचारों को केंद्रित करते हुए कार्य कर सकते हैं। और इसी के संदर्भ के अंदर अभी जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, वर्तमान में हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी वर्तमान में कक्षा 3 तक
कक्षा तीसरी तक इस प्रकार की एआई जो इंटेलिजेंस है यहाँ से इस बच्चों की इनकी शुरुआत कर दी जाएगी। कक्षा 3 से जो आगे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कक्षा 3 से शुरू होकर के आगे तक की पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक सब्जेक्ट लाया गया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस टेक्निक के बारे में रूबरू कराने के लिए इस प्रकार की टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है एनईपी 2020। चलिए तो जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। देखते हैं कैरियन ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधी कौशल विकास हेतु किस विद्यालय के साथ में आपने क्या किया है, एमओयू किया है। इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा कौन सा, इसका आंसर जाने वाला है जोधपुर। तो जोधपुर का जो कहां पे देख पा रहे हैं आप, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर आपने क्या किया है कि कैरियन ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ में आपने क्या किया है, एक एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके जरिए एनर्जी का आपको जानता ही है कि पेट्रोलियम निकालने के लिए सबसे शीर्ष कंपनियों में से एक है और वर्तमान में पचपदरा रिफाइनरी के अंदर ये कार्यरत है। चलिए तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा कौन सा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। पढ़ते हैं अगला प्रश्न कौन सा, 15वां। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले वंदे भारत ट्रेनों की बात कर लेते हैं। 15 फरवरी 2019 को भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चली। कहां से चली, ये चली दिल्ली से। दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम अभी वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, और इसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक इस ट्रेन को चलाया गया। ये भारत की पहली ट्रेन थी 15 फरवरी 2019 को। अब देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई। तो मैं आपको बताता चलूं कि 12 अप्रैल 2023 को, 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। कहां से चली, ये चली अजमेर से। ये भी विवाद काफी देखने को मिल रहा था कि अजमेर से चलेगी या जयपुर से चलेगी, और आखिरकार इसको कहां से चलाया गया, अजमेर से चलाया गया। कहां तक जाने वाली थी, ये जाने वाली थी दिल्ली कंटोनमेंट, दिल्ली छावनी। तो भारत की तो पहली कौन सी है, नई दिल्ली से वाराणसी। जबकि राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान को पहली ट्रेन मिली 12 अप्रैल 2023 को। और कहां से कहां तक चली, तो ये चली अजमेर से लेकर के, और अजमेर से जयपुर, जयपुर से फिर अलवर, अलवर के फिर आगे गुरुग्राम होते हुए पहुंचती है ये दिल्ली कंटोनमेंट में। तो ये आपको वहां से अभी वर्तमान के अंदर 4 ट्रेनें संचालित है वंदे भारत राजस्थान में। सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्थान पे इनको मेंटेनेंस करने के लिए जो है आपको कोच के लिए एक हब बनाया जा रहा है, और उस पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, 141 करोड़ रुपए। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। राजस्थान की वोटों के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है। वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और विद्यार्थियों से इस प्रकार के सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। इसी को संभावना को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रश्न को तैयार किया। हालांकि ये सीट काफी हॉट रहती है, चर्चाओं में रहती है। इसके जो वोटर्स हैं वो है 3,56,000 के आसपास, 3,56,000 के आसपास इसके वोटर्स हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा इसको बनाते हैं। अगर बात सबसे बड़ी विधानसभा झोटवाड़ा की हो रही है, क्योंकि इसका जो आंसर जाने वाला वो जाने वाला है झोटवाड़ा जयपुर। पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो बात छोटे की भी कर लेते हैं। तो जयपुर में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है किशनपुर। राजस्थान की सबसे कम मतदाता वाली विधानसभा सीट है कौन सी, किशनपुर, जहां पे 1,56,000 के आसपास ही मतदाता वहां पे अपने मतदान का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जाएगा झोटवाड़ा जयपुर, जो राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा वोटों के आधार पर मानी जाती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। राज्य सरकार ने वन विभाग को गोडावण क्लोजर की करीब 8,376 हेक्टर भूमि का कहां पर करा है, निःशुल्क आवंटन करा है। तो ये कहां पर है, ये है नेशनल डेजर्ट पार्क। ये कहां पर स्थित है, ये पार्क स्थित है जैसलमेर और बाड़मेर में, रेगिस्तानी एरिया के अंदर। वहां पे नेशनल डेजर्ट पार्क वहां पर बनाया गया है। किसके लिए,
सभी प्रकार के जो राज्य पशु हैं या अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी जो पाए जाते हैं उनको विचरण करने के लिए, उनको सुरक्षित भूमि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का ये जो है नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना की गई थी। सवाल पूछा जा रहा है कि हमारा जो राज्य पक्षी है उसका नाम है गोडावण, और गोडावण को संरक्षित करने के लिए आपने इतनी भूमि को और क्या कर दिया, आपने आवंटित कर दिया। तो गोडावण के लिए तो किया ही है, तो ये पूछा जा रहा है, तो ये जाएगा आंसर, इसका जाएगा कौन सा, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। अभी गोडावण के और अन्य सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक तो आप इसके अंदर आप पोखरण पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे भी जो है वो गोडावण की सुरक्षित स्थल के तौर पे इसको माना जा रहा है। और दूसरा माना जाता है शाहबाद, ये कहां पर है, ये है बारां में। तो बारां के अंदर भी गोडावण को, इसकी प्रजाति को सहेजने के लिए इस प्रकार की चीजें वहां पे भी एक संरक्षित स्थल की स्थापना की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वर्तमान में 8,375 हेक्टेयर के हिसाब से एक भूमि डेजर्ट नेशनल पार्क से निकाल करके गोडावण को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। खेतों पर सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत की क्या देती है, सब्सिडी देती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुसुम योजना, कुसुम योजना क्या है, कुसुम योजना राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक किसानों को और ज्यादा उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और साथ ही साथ बिजली की पर्याप्तता और बिजली को सुलभ बनाने की इस प्रकार की योजना लेकर के आए। होता कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सोलर पावर प्लांट उस किसान के वहां पे लगाए जाते हैं, इसके लिए सब्सिडी भी बहुत ज्यादा मात्रा में दी जाती है। अगर किसान अपनी आवश्यकता से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, यूं कह सकते हैं वो सरप्लस हो जाता है, अधिशेष उत्पादन हो जाता है, तो आप बिजली बोर्ड को उसको बेच भी सकते हैं, और जिसकी वजह से आर्थिक तौर पे किसान जो है और ज्यादा सशक्त हो जाएगा कि उसको पर यूनिट के हिसाब से उसका क्या मिलेगा, उसको मानदेय भी मिलेगा, उसको पैसा भी मिलेगा। चलिए राजस्थान के संदर्भ की बात करें, राजस्थान की एक कोटपूतली तहसील में एक भिराली गांव, जयपुर जिला हो गया, कोटपूतली तहसील होगी, भिराली गांव हो गया, वहां पर जो है सबसे पहले सोलर पावर प्लांट एक किसान के घर पे यहाँ पे लगाया गया, जहां से इसकी शुरुआत की गई। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है, उसका आंसर जाने वाला है 90%। 90% की सब्सिडी इसके अंदर दी जा रही है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किस ऐप का प्रयोग की अनुमति दी है। मुखबिर ऐप है, ये पुलिस के लिए है। सी विजिल ऐप, सी विजिल ऐप इस प्रकार का ऐप है जिसके अंदर आचार संहिता में किसी प्रकार का भी उल्लंघन अगर कोई भी पार्टी करती है, कोई भी उम्मीदवार करता है, कोई भी प्रत्याशी करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए निर्वाचन आयोग तो तैयार ही है, लेकिन हम सब नागरिकों का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार की कोई भी उल्लंघन या असावधानी अगर कोई भी मतदान स्थल या मतदान के बाहर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कैंडिडेट करता है, तो इसकी शिकायत हमने इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। मधुकर गुप्ता वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। डॉक्टर एलपी टेस्टोरी सम्मान किसे दिया जाएगा। इसका एलपी टेस्टोरी के बारे में बताऊं, एक इताली साहित्यकार थे और राजस्थान में इन्होंने काम करा, और उनके उत्कृष्ट और उम्दा काम को देखते हुए इनके नाम से राजस्थान के जितने साहित्यकार हैं वो अपनी अलग अलग विधाओं के अंदर और ज्यादा निपुण हैं, और किसी प्रकार के अगर वो कृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उनके द्वारा रचित होती है, तो उनको हर साल एक पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार का नाम देख पा रहे हैं आप, इस पुरस्कार का नाम है एलपी टेस्टोरी। इस बार का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया, डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को। श्री कृष्ण जुगनू को इस साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो जो इसका आंसर जाने वाला है वो जाने वाला श्री कृष्ण जुगनू। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। पहली बार राज्य के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो महात्मा गांधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से उनको संबोधित करते हैं, उनके नाम से पीजी डिप्लोमा कोर्स भी कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना है पूरे भारतवर्ष में, राजस्थान बना है। राजस्थान में भी कौन सी यूनिवर्सिटी इस प्रकार का प्रोग्राम या कह सकते हैं कि पीजी डिप्लोमा ऑफर करवा रही है, उस जो है यूनिवर्सिटी का नाम है, वो नाम कौन सा है, उनका नाम है जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
यहां पर इसका डिप्लोमा करवाया जाएगा। अभी हाल ही के अंदर जो है राजस्थान विश्वविद्यालय चर्चा में रहा था, क्यों यहाँ पे अल्पना कटेजा राजस्थान की पहली या यूं कहें राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मिसेस कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली कुलपति महिला बनी है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट जो है कि उसकी क्षमता परियोजना स्थापित होगी? इसका आंसर भी जाने वाला है, कौन सा जाने वाला है? 90 गीगावाट। 90 गीगावाट जो परियोजना इसके अंदर जो है क्षमता परियोजना, जिसके अंदर सोलर एनर्जी के जरिए ही राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और सोलर एनर्जी भी राजस्थान सरकार सबसे पहले लेकर के आई है और सबसे ज्यादा इस पे काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बढ़ला सोलर पावर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है, जो कहां पर स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में स्थित है। चलिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सौर उत्पादित करने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो चाइना है। भारत का स्थान आता है तो वो कौन सा आता है? चौथा आता है। और बात के संदर्भ में भी अगर पूछ लिया जाए कि वैसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करता है, उस राज्य का नाम भी कौन सा है? हमारा ही राज्य है, राजस्थान है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया है? वर्तमान में 22 भाषाएं, राष्ट्रीय भाषाएं इनको कह सकते हैं, 8वीं अनुसूची में है ये। और राजस्थान बार बार ये प्रयास कर रहा है कि राजस्थानी भाषा को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। यद्यपि हमारे जितने भी राजनेता हैं, साहित्यकार हैं या और जो सामाजिक बुद्धिजीवी हैं, इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो दर्जा अभी तक राजस्थानी भाषा को नहीं मिल पाया जो 8वीं अनुसूची के अंदर है, जहां पे 22 भाषाएं ऑलरेडी हैं, लेकिन राजस्थानी को अभी तक वो स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब ऐसा कौन सा जो है ऐप लॉन्च किया जिसकी वजह से यहाँ पे इसको सारी सीखने के लिए भी आपको इसमें क्या कर सकते हैं? आराम से आसानी हो सकती है विद्यार्थियों को और अन्य लोगों को। तो वो कौन सी चीज है? वो है मारवाड़ी भाषा। मैं आपको पहले ही बता सकूं, राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थापना 1955 में, 1963 में कहां पहुंचा? इसका हेडक्वार्टर हो गया कहां पर? बीकानेर के अंदर। राजस्थान साहित्य भाषा अकादमी जिसकी स्थापना 1983 में की गई, वहां पर भी सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया जाता है। पत्रिका का नाम जागती ज्योत है। ये भी आप इसके माध्यम से जान सकते हैं और इस प्रकार का पुरस्कार भी अभी दिया जाएगा। पढ़ते हैं अगले वाले प्रश्नों में कि वहां पे इस प्रकार का जो सूर्यमल मिशन पुरस्कार है वो किसको दिया गया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। राजस्थान सरकार द्वारा कहां पर सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की जाएगी? इसका जो आंसर जाने वाला कौन सा है? वो जाने वाला है भड़ला और कालासर बीकानेर। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए और बे। भड़ला के बारे में ऑलरेडी मैं पहले से बता ही चुका हूं, पहले जोधपुर में होता था, लेकिन वर्तमान में जब जिले ज्यादा बनाए गए तो ये चला गया फलोदी में। तो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट वो कहां पर स्थित है? वो भड़ला में है। और कालासर गांव बीकानेर है। यद्यपि बीकानेर के अंदर भी सौर ऊर्जा दिवसों की संख्या अधिकतम 325 के आसपास ही रहती है, जिसकी वजह से वहां पे भी सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। एनटीपीसी भारत की पीएसयू कंपनियों की सिरमौर कंपनी है और अभी वर्तमान में कह सकते हैं, थोड़े दिनों पहले इसको सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता कंपनी के तौर पे भी भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी थी। विश्व की 750 के लगभग आसपास कंपनियों को नॉमिनेट किया गया था, जिसके अंदर 324वां स्थान किसने प्राप्त किया? एनटीपीसी ने किया। तो कार्य नियोक्ता के तौर पे देखा जाए तो एनटीपीसी के अंदर कार्य की सहभागिता की बात कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच में लिंगानुपात का जितना कह सकते हैं भेद होता है, उसको खत्म करने का काम किया है। सबसे ज्यादा अच्छा माहौल मिलता है कर्मचारियों को, रोजगार, इसके अलावा उनकी सैलरी, उनका कह सकते हैं वेतन और उनकी छुट्टियां, और इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी उसके बारे में भी एनटीपीसी भारत में पीएसयू सेक्टर के अंदर हमेशा चर्चाओं में बनी रहती है। और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसके अंदर सरकार के शेयर सबसे ज्यादा है। आप
जान ही पाते हैं कि सार्वजनिक कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं या उसका जो उद्यम होता है और सरकार चलाने का इसका कार्य करती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहां पर शुरू किया गया? अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हाल ही के अंदर कोटा जो है वो कोटा रिवर चंबल फ्रंट से भी आजकल सबसे ज्यादा पर्यटक वहां जाने लगे हैं और पर्यटक का हब डेस्टिनेशन तो बन ही गया है। कोचिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से था। कोचिंग इंडस्ट्री का जो हब है वो कहां पर है? कोटा में है। तो कोटा के विद्यार्थियों को यहाँ वहां पे काफी लंबे समय से डिमांड करी जा रही थी कि पासपोर्ट ऑफिस दूसरा कहां पे स्थापित किया जाए। तो इसके लिए हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो वहां के सांसद है, तो उन्होंने इस प्रयास को क्या क्या शुरू करी थी। उसकी मुहिम को काफी लंबे समय से चली आ रही थी और राजस्थान का दूसरा पासपोर्ट ऑफिस अगर कहीं पे कार्यालय शुरू किया गया, वो कहां पर किया गया? कोटा में किया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। 11वें राजस्थान के फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का किसे दिया गया? हालांकि इसकी शुरुआत 2006 में हो गई थी और लाइफ टाइम अचीवमेंट का यह है कि उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पूरा कार्यकाल उन फिल्मों से संबंधित ही था और इसी के लिए उसको क्या दिया जाता है? पुरस्कार से उसको पुरस्कृत किया जाता है। हमारी हिंदी इंडस्ट्री के एक अभिनेता हैं और इन्होंने ज्यादातर रोल विलेन के तौर पे ही इन्होंने पिक्चर्स में करे। विलेन एक्टर हैं जिनका उन्होंने अभिनय करा था। इस पुरस्कार से इनको गुलशन ग्रोवर को भी सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है गुलशन ग्रोवर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम की सुविधा के तहत घर से वोट कौन डाल सकेंगे? मैं आपको पहले ही बताता चल रहा हूं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर सकते हैं या केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान स्थल तक जाएं और अपने वोटों के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए काम कर सके। इस मुहिम को लगातार निर्वाचन विभाग लगातार लंबे समय से चलाता आ रहा है। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कौन से ऐसे स्पेशल लोग हैं, स्पेशल एबल्ड ऐसे लोग हैं जो विशिष्ट योग्य जन जिनको कहा जाता है, उनके अंदर दो कैटेगरी इन्होंने बनाई है। एक तो बनाई है इनको बुजुर्ग और दूसरा बताइए उनको कौन सो? दिव्यांग को। बुजुर्ग कौन से? जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो। वो मतदान अगर अपने घर से करना चाहते हैं तो मतदान के दिन या मतदान अधिकारी आपके घर पे किसी प्रकार की सुविधा को लेकर के वहां से ऐप के जरिए आपके वोट कास्ट को करवा सकते हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक नया विषय है और हम लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर किसी प्रकार के वयोवृद्ध या फिर किसी प्रकार के दिव्यांग जो लोग हैं जो मतदान स्थल तक नहीं जा पाते हैं अपनी किसमें शारीरिक असक्षमता की वजह से, शारीरिक असक्षमता की वजह से कोई व्यक्ति मतदान स्थल पर दो कैटेगरीज का अगर है वो नहीं जा पाता है तो वहां पे ऐसी सुविधा आपको वोट फ्रॉम होम की सुविधा आपको दी गई है। इसके अलावा दिव्यांग की बात करें तो यहाँ पे 40% एक मेडिकल विभाग के द्वारा किस आदमी को कितने प्रकार का दिव्यांग का उसको सर्टिफिकेट मिलता है या कितने प्रकार का वो कैटेगरी है जिसके अंदर आपको ज्यादा ही नहीं चला जा रहा, कम आप दिव्यांग हैं, उस हिसाब से अगर 40% से अगर अबव आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो आपको भी वोट देने के लिए मतदान स्थल तक जाने की जरूरत नहीं। यद्यपि अगर आप एबल हैं, अगर जाना चाहते हैं तो आप मतदान के अंदर सहयोग करें, लेकिन आप नहीं जा पाते तो आपके घर पर भी ऐसी सुविधा से आपको लैस किया जाएगा और मतदान अधिकारी आपके घर से भी आपको वोट करवा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? पहले तो जान लेते हैं कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहां पर स्थित है, तो ये इसका आंसर जाने वाला है कहां पे? बीकानेर में है। राज्य अभिलेखागार कहां पे स्थित है? ये भी बीकानेर में है। सूर्यमल मिशन पुरस्कार से किस लिए, अब मैं आपको बता दूं, पहले थोड़ी पृष्ठभूमि सूर्यमल मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक हाड़ा राजा का मतलब ये कि कोटा बूंदी बारा झालावाड़, यहाँ पे इनका शासन था। राम सिंह इनका नाम था। इनके यहाँ पे दरबारी कवि थे। इनकी अगर पुस्तकों की बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे वंश भास्कर और वीर सतसई, ये दो प्रकार की पुस्तकों को इन्होंने हालांकि काफी लिखी थी, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। और जागती ज्योत एक पत्रिका है जो भी
यहां से राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा ही इसको पब्लिश किया जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि 2023-2024 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है किसको, मनमोहन सिंह यादव को। अब मैं आपको और चीज बता दूं कि इन पे डाक टिकट, सूर्यमल मिशन के ऊपर एक डाक टिकट भी क्या कर दिया, इनको भी यहां पे डागुट किया गया था। तो ये 1990 के अंदर, 1990 में उनके साहित्य की जितनी कलाओं को देखते हुए 1990 के ऊपर उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 70वें संस्करण का आयोजन अगले वर्ष कब किया जाएगा। तो जो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कहां से, 1 फरवरी से लेकर के और 5 फरवरी, 1 फरवरी से लेकर के 5 फरवरी 2024 को ये कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा या सबसे बड़े लेवल का ये लिटरेचर फेस्टिवल है। यहाँ पे राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु विश्व के अलग अलग जगहों से भी यहाँ पे साहित्यकार अपनी रचनाओं के लेके आते हैं, उनके अलग अलग सेशंस होते हैं और उसके बाद में यहाँ पे उनकी कविताओं को या रचनाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है 1 से लेकर के 5 फरवरी। हालांकि इसकी शुरुआत जो है वो कब हो गई थी, 2006 से ही हो गई थी। डिग्गी पैलेस एक स्थान है जयपुर के अंदर, वहां पे से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। राज्य में किस स्तर पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे एज ए मॉडल 2 आंगनबाड़ी केंद्र किस लेवल पर बनाए जाएंगे। इसको आंसर जाने वाला है पंचायत समिति के माध्यम से 2 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर 3 साल से शिशु जो कम बच्चे हैं, छोटी उम्र के हैं, उनको आहार पोषण प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए इस प्रकार की मुहिम चलाई जाती है। वहां पे उनको वर्णावली और उनको वर्ण अक्षर और वर्ण ज्ञान भी वहीं पे उनको कराया जाता है। हालांकि 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको राजकीय विद्यालय के अंदर भेजा जाता है, जहां पे उसको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा उसको निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती है, ऐसा भी आपने देखा। 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अंदर ये आर्टिकल को अमेंड किया गया, जिसके अंदर 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नैतिक कर्तव्य है। चलिए जान लेते हैं आज की सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। हाल ही में राज्य की किस स्वर्ण खदान की नीलामी हेतु उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। वैसे तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। और हम सुनते हैं कि यहाँ पे 82 प्रकार के, अभी एक उसमें कम हो गया है, तो यहाँ पे 81 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, उनको निकाला जाता है। और माफ कीजिएगा, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और निकाले कितने जाते हैं, 57 प्रकार के निकाले जाते हैं। कुछ ऐसे खनिज है जिसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार की अगर बात करें तो यहाँ पे वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट, इस प्रकार के जो खनिज हैं वो राजस्थान के अंदर एकल अधिकार वाले हैं, या कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सब सर्वाधिक पूरे भारतवर्ष के अंदर यहीं पे इनका उत्पादन किया जाता है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि अभी स्वर्ण भंडार राजस्थान के अंदर कहां कहां पर है, तो मैं आपको बताता चलूं। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला भूखिया जगपरा क्षेत्र, बांसवाड़ा अपना कौन सा क्षेत्र है, ये है वांगड़ का क्षेत्र। और वांगड़ क्षेत्र के अंदर ही यहाँ पे बांसवाड़ा के अंदर सोने की खादें ऑलरेडी पहले से यहाँ पे एक तो जग भूकिया और दूसरी है आनंद भूकिया। ये 2 बड़ी खाने हैं जहां पे सोने का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल ही खनिज विभाग के द्वारा सर्वे किया गया, इसके अंदर एक तो रोयल क्षेत्र कहां पे है, सिक्कर का श्री माधोपुर की तहसील के अंदर एक रोयल गांव क्षेत्र है, वहां पे भी यहाँ पर सबसे ज्यादा भंडार खोजे गए हैं।
और इसके अलावा खेतड़ी के आसपास भी सबसे ज्यादा सोने के भंडार मिलने का अनुमान लगाया गया है। यद्यपि वहां पे उत्पादन तो शुरू नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बांसवाड़ा जैसे सोने के स्वर्ण भंडार हैं वो राजस्थान के अन्य जिलों में भी मिलेंगे। ये राजस्थान के लिए अपने लिए गौरव की बात। और जब खनिज निकाले जाएंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू भी होगी, और साथ साथ में जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या मिलेगा, स्थानीय रोजगार भी मिलेगा, और राजस्थान की इकोनॉमी में भी क्या डालेंगे, वो प्रभाव डालें। और उसी का उदाहरण हम देख ही चुके हैं कि वर्तमान के अंदर जो पचपदरा रिफाइनरी है वो यहाँ पे कच्चे तेल का उत्पादन कर रही थी और हम जामनगर गुजरात में भेज रहे थे। लेकिन अभी हमारी यहीं पे अगर रिफाइनरी अगर बन रही है तो राजस्थान का जो राज्य का जो कच्चा तेल था वो बाहर नहीं जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक लोगों को स्थानीय रोजगार भी मिलेगा, और जिसकी वजह से रेवेन्यू भी जनरेट होगी, और उस एरिया का कायाकल्प तो हो ही जाएगा। तो आज इस क्लास के माध्यम से आपने समसामयिक विषयों पर आधारित राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को हमने व्याख्या के तौर पे आप लोगों को समझाने का कार्य किया। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। पीडीएफ के थ्रू आप हमारे लिंक पे जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ के थ्रू भी आप यहाँ पे जो सारे के सारे जो नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।